दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 7 महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए मेरे बचपन के दिन। महादेवी वर्मा ने संस्मरण और रेखाचित्र बहुत सारे लिखे हैं और काफ़ी बेहतर लिखे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए हैं। अन्य लेखकों ने भी संस्मरण और रेखाचित्र लिखे, लेकिन उतनी गहराई उनके रेखाचित्र संस्मरण में नहीं है जितनी कि महादेवी वर्मा जी के रेखाचित्र और संस्मरणों में है। तो ये भी उनके रेखाचित्र और संस्मरण में से ही एक अध्याय है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय, उसके बाद फिर इस पाठ को पढ़ते हैं और उसका भाव और अर्थ बताते हैं। और एक वीडियो हम और बनाएंगे इस पाठ से संबंधित, जिसके अंदर की इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के सारी चीज़ समझाएंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र और संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। यानी कि इतना बेहतर और अच्छा लिखा कि उनको पुरस्कार मिले हैं और उनका लेखन वास्तव में एक अलग पहचान रखता है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। तत्कालीन समय में जब महादेवी वर्मा लिख रही थी तो देश गुलाम था, तो देश को आज़ाद करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम साहित्य ने किया और उस दौर के लगभग सभी साहित्यकारों ने किया, तो उसमें महादेवी वर्मा भी शामिल थी। दूसरी तरफ स्त्रियों का जीवन निश्चित रूप से पुरुषों की तुलना में बड़ा संघर्ष में, बड़ा संकटमय रहा है, तो उनके बारे में भी सोच करके उनकी स्थिति को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में बयां किया है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। ये महादेवी वर्मा के लेखन की बहुत विशिष्ट बात है कि उन्होंने अपने संस्मरणों में, रेखाचित्रों में मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षियों तक के लिए भी अपनी संवेदना प्रकट की है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। और साहित्य की सबसे विशिष्ट बात यही है कि वो पूरी प्रकृति के प्रति और पूरी प्रकृति में रहने वाले हर प्राणी, सजीव, पशु पक्षी सबके प्रति संवेदना प्रकट करता है। तो ये महत्वपूर्ण काम महादेवी वर्मा ने किया है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब ये विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। यानी कि वो बचपन में लड़कियां, उस दौर की लड़कियां क्या महसूस करती थी या उनके बारे में लोगों की क्या टिप्पणियां हुआ करती थी, और चूँकि वो
आज़ादी का दौर था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी किस तरह से क्या भूमिका समाज की लड़कियों की रही है, तो उन सब का विवरण इस पाठ में है। तो आइए हम पढ़ते हैं अब ये पाठ। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, यानी कि मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। तत्कालीन समाज में लड़कियां जिस तरह से प्रताड़ित हुई हैं, तो महादेवी वर्मा कह रही हैं, चूँकि मैं बहुत वर्षों बाद अपने ख़ानदान में कोई लड़की नहीं थी इसलिए पैदा हुई, तो मुझे कुछ भी कष्ट या संघर्ष उस समय नहीं सहना पड़ा। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। ये परिवार में भाषा की स्थिति थी। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वो हिंदी बोलती थी, पढ़ती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। विष्णु शर्मा की बड़ी प्रसिद्ध इसमें कहानियाँ हैं, और विद्यार्थियों आप लोगों ने शायद पढ़ी हो या सुनी हो, लेकिन हमने भी जब स्कूल पढ़ते थे तब, और महादेवी वर्मा के समय में तो बहुत ज़्यादा ये पढ़ी जाती थी। बहुत प्रेरक, बहुत प्रेरणादायी, बहुत संदेशप्रद कहानियाँ हैं पंचतंत्र की। पढ़ने चाहिए आपको जब समय मिले तो। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, यानी कि विद्वान बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय में मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था। जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय पारसियों के मिशनरी स्कूल चलते थे, और उसके अंदर अपनी अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी, जिसके अंदर उनके संस्कार, उनके गुण, उनकी पद्धतियाँ सिखाई जाती थी, अंग्रेजी सिखाई जाती थी, ये सब चीज़ें थी। प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्थेविट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं पाँचवें दर्जे में भर्ती हुई। ये क्रास्थेविट गर्ल्स कॉलेज का चित्र भी लगा हुआ है, विद्यार्थियों से देख सकते हैं आप। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, यानी कि साथ में रह कर के सब पढ़ते थे, खाना खाते थे, लेकिन थोड़ा सा वातावरण ऐसा, प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाया जाता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविताएं आप सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, और झांसी की रानी उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता हुई है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये उन्हीं की कविता है। तो वो सुभद्रा कुमारी जी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, यानी कविताएं लिखती थी आप भी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था, यानी कि ये गीत माँ गाती थी, पद गाती थी। प्रभाती गाती थी। सुबह सुबह के समय प्रभात फेरियों में गीत गाए जाते हैं, वो गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया।
यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थीं। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से, यानी कि जो लिख रखा था वो सब देखा उन्होंने। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्थेवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे जब, और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे, यानी कविताएं लिखते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। यानी कि उस समय के बड़े ही प्रतिष्ठित रचनाकारों के सामने, हालांकि महादेवी वर्मा स्वयं प्रतिष्ठित रही बाद में, तो सबके साथ आपने कविता पाठ किया। और इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साथ में एक पेड़ की डाल पर बैठ कर के कविताएँ आपने लिखी और कवि सम्मेलनों में गई, खूब लोगों से मिली। यहाँ से आपका दौर प्रारंभ हुआ लेखन का, कविताओं का। कभी हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, यानी कि हर बार पुरस्कार मिलता था, उसमें प्रतियोगिता होती थी। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलनों में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ। अब देखिए यहाँ पर आत्मीयता और समर्पण देखिएगा कि देश के लिए दो दो एक एक रुपए जोड़ करके उसके लिए प्रेरित होना, प्रेरणा करना और अपना किस प्रकार से योगदान हो सकता है उसके लिए कोशिश करना। और सुभद्रा एक मित्रता के नाते उससे उस कटोरे के माध्यम से खीर का चाह रख रही है, खीर की। तो ये एक आत्मीयता, ये प्रसन्नता बहुत बड़ी बात है। चाहे फूल के कटोरे में, फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला, अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। ये एक बड़प्पन है, ये एक विशेष बात है। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबू निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबून मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ़ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबून मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबून जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रह जाता था। वाह, देसी कोवा मराठी बोली। जेबून कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कोवा मराठी बोलता है। जेबून मराठी महिलाओं की तरह
किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज़ पहनती थी, कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। अब देखिए भाषा के प्रति कितना एक लगाव है, और होना भी चाहिए। आप जिस भाषा में पले हो, बढ़े हो, पढ़े हो, उस भाषा को कैसे छोड़ सकते हो? तो वो भाषा आपको आनी चाहिए, उससे एक इसने लगाव होना चाहिए। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी, भेदभाव नहीं था। भाषा को लेकर के, व्यक्तियों को लेकर के, धर्म और जाति में कोई विशेष अलगाव नहीं था। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी, हिंदी में बात करती थी। वह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं, यानी कुछ चीज़ें बचपन में जो प्रारंभ हो जाती है वो बाद तक चलती रहती है। वैसा ही व्यवहार हम दिन भर दिनचर्या हमारी होती करते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमको, हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। यानी कि आपस में देखिए ये आत्मीयता है, ये लगाव है, धर्म किनारे है, मनुष्यता प्रभावी है। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी, कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मुसलमान परिवार का लड़का है, उसकी माँ ये कह रही है बहनें राखी बांधेंगी तब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा। ये कर्तव्य है उस आत्मीयता के प्रति, उस धर्म के प्रति, या उस बंधन के प्रति, उस रिश्ते के प्रति जिसको आप मानते हो, जिसमें विश्वास है और जिसके कारण ये पूरी कायनात कायम है। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिया या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े पहन उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। विद्यार्थियों, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी गजब की बात महादेवी वर्मा ने यहाँ लिखी है, और धर्म के ऊपर मनुष्यता किस प्रकार से हावी है, प्रभावी है, ये यहाँ पर स्पष्ट होता है। आज का दौर देखते हैं तो बड़ा संकट है, बड़ी विकट परिस्थितियाँ हैं, लेकिन उस दौर में देखिए कैसे एक मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू परिवार के बच्चे का नामकरण किया और वही नाम एक बड़ा नाम बना। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। निश्चित रूप से भारत जिन विकट परिस्थितियों से आज गुजर रहा है वो स्थितियां नहीं होती यदि वो सपना साकार हो जाता तो, और हम अलग ही कुछ स्थितियों में होते और भारत 2 या 3 टुकड़ों में विभाजित नहीं होता और एक वृद्ध भारत और विशिष्ट भारत की पहचान पूरे विश्व के सामने जाती और हम बड़े समुदाय के रूप में एकत्रित होने के कारण विशिष्ट माने जाते और हमारी पहचान, हमारी ताकत और कुछ होती। तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा पाठ मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया। हमने ये पढ़ा, उसका भाव, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या यहाँ आपके सामने रखी। यहीं पर समाप्त होती है आज की वीडियो।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरों को लेकर के चर्चा करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो संबंधित या किसी अन्य टॉपिक संबंधित, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।